सियासी धुंध भी अंधाधुंध छाई हुई है। कोशिश तो यही है कि किसी तरीके से छटे, अल्टीमेटली हल निकलता है वो मुज़ाकरात की टेबल पे निकलता है। 9 मई था, ये हमारे लिए भी 9/11 था। ये जो कमीशन है, एक तो इसकी राय बाइंडिंग नहीं होती। कमीशन उस जगह पे बनते हैं जहाँ पर चीजें गैर मुबहिम हो। ऑडियो एविडेंस है, वीडियो एविडेंस भी है, ये काबिल दखाल शहादत है, एडमिसिबल एविडेंस है। आज इंतहाई अहम दिन है। आज हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर होने वाला है। दोपहर 3:30 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में बड़ी बैठक लगेगी। तहरीक इंसाफ ने अपना चार्टर ऑफ डिमांड तैयार कर लिया है और तहरीरी तौर पर भी मुतालिबात हुकूमत के सामने रखे जाएंगे। इत्तलात के मुताबिक PTI की जानिब से गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के एहतजाज पर जुडिशल तहकीकात का मुतालबा किया जाएगा, जबकि मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की सरबराही में होंगे। हुकूमत की चंद शख्सियात की जानिब से मुज़ाकरात से मुतालिक सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने PTI के किरदार पर कई सवालात उठाए हैं, जबकि हनीफ अब्बासी ये कह चुके हैं कि अगर PTI से मुज़ाकरात करने हैं तो फिर खवारिज और BALA से भी कर लें। आज के मुज़ाकरात से मुल्की सियासत की समत का तयन करेंगे कि आइंदा सियासी सूरत हाल किस तरह की होगी। अगर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मामलात खुश उसलूबी से तय पा जाते हैं तो फिर सियासी इस्तेहकाम की उम्मीद रखी जा सकती है, और अगर आज मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक पैदा होता है तो फिर 2024 की सियासत 2025 में ही चलती दिखाई देगी। तो नाज़रीन, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब। बहुत शुक्रिया खलील साहब आपके वक्त का। आपसे जानना चाहूँगी, आज हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर होने जा रहा है। PTI के 2 मुतालबात हैं, एक ये कि सियासी कैदियों की लिए रिहाई और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशल तहकीकात। PTI के मुतालबात कितने जायज़ हैं, आपको क्या लगता है? बहुत शुक्रिया सोनू टीवी का और आपका दोनों का कि आपने मुझे लिया सुबह। आप मौसम का जिक्र कर रही थी कि धुंध अंधाधुंध है, इसी तरह सियासी धुंध भी अंधाधुंध छाई हुई है। कोशिश तो यही है कि किसी तरीके से छटे। आज मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा। जहाँ तक आपने इख्तलाफ राय की बात मिस की है और भाई ने एक बात की है अजीज़ साहब ने, अज़हर साहब ने, तो ये होते हैं पार्टीज़ में इख्तलाफ राय, लेकिन चूँकि मुज़ाकरात में मियाँ नवाज शरीफ चूँकि उनकी इजाज़त के साथ है सारा जो कमेटी बनी है, और उसी दूसरी तरफ बानी पीट की है, और इस तरह हमारे अलाइज जो हैं, हमारी भी कोशिश यही है कि कोई बड़ी से बड़ा कोई गज़वा हो, कोई सुलह हदैबिया हो या दूसरी जंग अजीम हो, उसका जो अल्टीमेटली हल निकलता है वो मुज़ाकरात की टेबल पे निकलता है। जंगों से कभी कोई हल नहीं निकले किसी भी चीज़ के, ना जंग। अमन भी हमेशा डायलॉग के ज़रिए ही आता है। मुतालबात जहाँ तक है वो उनकी अपनी एक डिस्क्रिप्शन है, सवाबदीद है कि वो किस किस्म के मुतालबात वो रखते हैं या जो हम सुन रहे हैं। अभी देखना ये पड़ेगा हमें कि हमें भी वक्त चाहिए थोड़ा बहुत। आज अब देखेंगे कि जब वो मुज़ाकरात लेके आते हैं तो हम उसके बारे में उनको, एक तो क्या है हमारी कमेटी, मुझे तो नहीं पता, आई एम नॉट मेंबर ऑफ दैट कमेटी, बट मैं यही ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरा जो अपना एक परसेप्शन है पॉलिटिकल, एज ए पॉलिटिकल वर्कर या एज ए वकील, लीगल परसेप्शन, तो नेचुरली अगर कोई चीज़ आपको कोई देता है तो उसके बारे में आपको सोचने विचार करने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए। इसमें कोई बात नहीं, इट्स नेवर लेट, कभी भी लेट नहीं होता। हाँ, दूसरी बात इख्तलाफ राय में तो आप देखिए जिस दिन पहला राउंड हुआ था तो अली अमीन गंडापुर में बजाय इसके कि वो करम जाते, पारा चनार जाते, उन्होंने कहा जी हम बंदूकें लेके फिर दोबारा इधर आ रहे हैं। ऐसे मुज़ाकरात चलते नहीं, ना होते हैं। ये दोनों तरफ से फ़ज़ा जो है इसको एक्सेप्टेंस की फ़ज़ा बनानी चाहिए, मकबूलियत की और कबूलियत की। तो इस हवाले से देखते हैं आज क्या होता है। लेकिन अच्छा खलील साहब, ये बताइएगा कि अब तक जो मुतालबात हम सुन रहे हैं तहरीक इंसाफ के, उन पर हुकूमत कितने फीसद अमल दरामद करा सकती है? और दूसरा बात हो रही थी कि गिव एंड टेक तो होता है जब बातचीत होती है, तो आप क्या समझते हैं, आप PTI से क्या चाहते हैं जो कि आप अपने मुतालिबात की मेज़ पर, मुज़ाकरात की मेज़ पर चीज़ें रखेंगे मुतालिबात? नहीं, हमारा तो कोई मुतालबा नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि मुल्क में अमन हो, और जो वो चाहते हैं कानून की हुक्मरानी हो, हम भी वही चाहते हैं। दूसरे नंबर पर आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि गिव एंड टेक तो होता है, बिल्कुल होता है। मतलब मैंने अभी सुलह हदैबिया का जिक्र किया, उस वक्त भी गिव एंड टेक हुआ था। कुछ चीज़ें रखनी पड़ती हैं, कुछ छोड़नी पड़ती हैं। बट द प्रॉब्लम भाई ये है सर के देखना ये पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ें उस एम्बट में आती हैं, इस दायरा कार में आती हैं कि गवर्नमेंट उनको कर सकती है। मिसाल के तौर पर अगर फौजी ट्रायल हुआ है फौजी ट्रिब्यूनल्स के जरिए से, जिस तरह अमेरिका में वो लोग कह रहे हैं जिस तरह फौजियों को, लेकिन अमेरिका में भी अभी तक फौजी ट्रिब्यूनल्स बने हुए, वहाँ भी फौजी ट्रायल होता है। ये देखना ये पड़ता है क्योंकि ये जो 9 मई था ये हमारे लिए भी 9/11 था। तो मतलब पहली दफ़ा हुआ कि किसी पार्टी ने
किसी पार्टी ने मुल्क की एटमी जो तनसीबात हैं फौज की, उन पे हमला किया। आज तक लोग फांसी लग गए, जला वतन हो गए मियां नवाज शरीफ साहब, मोहतरमा भुट्टो शहीद होगी, लेकिन किसी ने फौजी इदारों पे या उनके मुजस्मों को नहीं तोड़ा आज तक। लेकिन बुत परस्ती से ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ है वो शख्सियत परस्ती होती है। इससे हमें निकलना पड़ेगा। इस जमात को भी हमारे भाई हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं, सारे पाकिस्तानी हैं, चूँकि बहुत सारे लोग अभी जो राइट नाइट जो है डायर ऑफ द नीड टाइम जो है कि बहुत सारे लोगों की नज़रें जो हैं वो हमारे एटमी प्रोग्राम पे हैं। उनका बिल्कुल बिलावल भुट्टो साहब ने सही कहा कि निशाना कोई और है, लेकिन ये इस पे तो हम कभी भी कोई समझौता नहीं कर सकते। खलील साहब, आपने बड़ी बेहतरीन बात की है कि हमें शख्सियत पसंदी से निकलना पड़ेगा। इसी हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। 9 मई के मामले पर फौजी अदालतों से सजाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। क्या इसके बावजूद हुकूमत 9 मई की जुडिशियल तहकीकात करेगी? देखें, जो इंक्वायरी ऑफ कमीशन एक्ट है उसके तहत, चूंकि मैं आई एम स्टूडेंट ऑफ लॉ, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूं मैं, उसके तहत तो ये जो कमीशन है इसकी राय बाइंडिंग नहीं होती। दूसरा नंबर, कमीशन उस जगह पे बनते हैं जहां पर चीजें गैर मुबहिम हो, जिनका वाज़ेह पता ना हो, इनकंक्लूसिव हो। तो इसमें तो बड़े क्लियर चेहरे हैं। हमारी बहन है डॉक्टर अपना यास्मीन राशिद साहबा, वो कह रही है जेल रोड वाले दफ्तर से पराडो पे व्हाइट कलर की बैठ के कोर कमांडर हाउस जाना है। हसान न्याजी हमारा तो नहीं, उनका भांजा है, वो बता रहे हैं कि जनरल साहब की पैंट का साइज कितना है। इसी तरह सैनिटर मोहतरमा एजाज चौधरी साहब अपने बेटे को कह रहे हैं कि हमने कोर कमांडर हाउस का एक गमला तोड़ दिया। इसी तरह बानी पीटीआई कहते हैं कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया तो इससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा बड़ा रद्द-ए-अमल आएगा। तो खलील साहब, इससे तो ऐसे लग रहा है कि हुकूमत तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है जुडिशियल वाला मुतालबा, तहकीकात वाला। नहीं देखते, नहीं मैं ये नहीं कह सकता। देखते हैं कि आज वो मुतालबात रखना उनका राइट है, और उसमें फिर अगर चाहे मतलब वो 1 घंटा हो या 1 दिन हो, हमें भी सोचने का मौका मिलना चाहिए। ये कोई ऐसी, देखो ऑलवेज हरी वरी और करी। लेकिन खलील साहब देखें, हुकूमत की सोच की अक्कासी तो हम देखते हैं कि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब भी बार बार ये कहते हैं कि जनाब जो 9 मई के मास्टर माइंड्स हैं उनको सजा दी जाए। ये मुतालबा वो बार बार दोहराते हैं। इससे मुराद आपको भी पता है क्या है, हमें भी पता क्या है। तो ऐसे में फिर हुकूमत कितनी पुरुमीद है कि बानी पीटीआई को फौजी अदालतों से सजा हो जाएगी, और फिर मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा ऐसे में? देखिए, फौजी अदालतों का जो तरीकाकार होता है, सबसे पहले सिविल कोर्ट में केस जाता है, वहां पे कोजेंट एविडेंस अगर हो और अगर मुतालबा करती है फौज, आर्मी की अदालतें, ट्राइब्यूनल्स, और अगर अदालत के पास इस किस्म की मजबूत रीजनेबल रीजंस हों, तो ये तरीकाकार है फौज का कि फिर वो जो मुकदमा है सिविल अदालत से उस कोर्ट में मुंतकिल हो सकता है। अभी तक जो फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद जो शवाहिद हैं, और जिसको पंजाबी जैसी जाटा खुरा कहते हैं, खुरा तो उधर को जा रहा है जिधर भी जा रहा है, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि क्या उनके लिए उनके पास कोई एविडेंस है, कोई कोजेंट एविडेंस। जिस तरह इन लोगों को सजाए हुए हैं, आर्टिकल 164 है कानून शहादत का, उसमें जो अमेंडमेंट हुई थी वो यही थी कि जो वीडियो एंड ऑडियो एविडेंस है, जो हम बात कर रहे हैं, ये ऑडियो एविडेंस है, वीडियो एविडेंस भी है, ये काबिल दखाल शहादत है, एडमिसिबल एविडेंस है, तो उसके तहत सजा दी जा सकती है, वो गैर कानूनी नहीं है। इसी तरह PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट पेज 401, 17 जजेस ने फौजी अदालतों के हक में फैसला दिया था। इसी तरह बानी पीटीआई के दौर में 24 फौजी ट्रायल हुए थे। तो देखना यह पड़ता है कि जुर्म की नौइयत क्या है, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा, और उसके बाद देखना पड़ेगा कि उसके लिए सबसे बड़ी बात जो है वो एविडेंस की बात है। अगर तो एविडेंस होगी तो डेफिनेट चीज़, क्योंकि सिविलियन का आर्टिकल 2 है, इसका जो आर्मी एक्ट्स है उनका आर्टिकल 2 और 59 अगर मिला के पढ़े तो उसमें ये लिखा हुआ है कि सिविलियन अगर अकॉम्प्लिस है या बेटर है या उसके साथ मिलकर ऐसा, क्योंकि जो फील्ड मार्शल होता है, जनरल फील्ड मार्शल, उसका 5 साल तक, आम अगर कोई कैप्टन रिटायर हो तो वो 2 साल तक पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकता, लेकिन इस लेवल पे जहाँ पर जनरल फैज़ हमीद साहब थे उनके लिए 5 साल मैंडेटरी मुद्दत थी कि वो ऐसे कोई काम नहीं कर सकते। तो अभी देखना सिर्फ अल्टीमेटली, मैं दोबारा ऐसा उधर ही आऊँगा कि क्या अल्टीमेटली ऐसी एविडेंस आती है कि क्या उनका मुकदमा वहां पे चल सकता है या नहीं चल सकता। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि उतनी खतरनाक क्या कहना चाहिए, जो कहते हैं कि अक्लमंदी की तो कोई ना कोई इंतहा होती है, जहालत की कोई इंतहा नहीं होती। तो इस तरह से तमाम फौजी अदारों पे उनके मुजस्मे तोड़ना, आप देखें अगर टीचर्स के बच्चे, आम हमारे बच्चे, आप किसी और के भी बहन भाई, आपके बहन भाई जिंदगी अपनी गुजारते हैं। अभी भी वो सियाचिन में सर्दी जहाँ पे, जिस तरह आप खुद फरमा रही थी कि खून जमा देने वाली सर्दी है, वहां पे वो खड़े होकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम उनके मुजस्मे तोड़ दें, हम उनको रुसवा कर दें? इस बात पे तो समझौता नहीं होगा। खलील साहब, आप थोड़ा सा रुख चेंज करते हैं बात का, उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के हवाले से बात कर लेते हैं। वजीर आजम ने माशी तरक्की के लिए उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम जारी कर दिया है। ये एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन प्रोग्राम अब तक दिखने में लग रहा है। सियासी अदम इस्तेहकाम के दौरान इस प्रोग्राम के मकासद कैसे हासिल हो पाएंगे, इस हवाले से हमें बताइए।
इट्स वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। 2002 में नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह साहब प्रेसिडेंट थे, तो पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने कहा कि वाई नॉट, अगर हमारी इनके साथ राइवलरी भी है तो मियां नवाज शरीफ साहब का ये प्रोग्राम था उड़ान, लेकिन उन्होंने इसको अडाप्ट किया और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उसमें ये था कि उसमें एक सियासी विल थी, जो आपने अभी बात फरमाई है। आई टोटली एग्री विद यू, आई करबोरेट योर थॉट्स। अगर आप भी यहाँ पे भी ये जो अभी आप धुंध या अंधाधुंध की बात कर रही थी, इसको अगर हम छट जाती है, कम हो जाते हैं, हमारे डायलॉग करीब करीब आ जाते हैं, तो इसके लिए उड़ान प्रोग्राम के लिए पॉलिटिकल जो है अपना स्टेबिलिटी वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आपने एक्सपोर्ट करनी है, जब आपने को और चीज़ें बिजनेस करना है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि तमाम जो दुनिया के ममालिक हैं और जो दूसरे लोग हैं, उनका एक आपके कंट्री पे ट्रस्ट हो, यहाँ पे हालात जो हैं वो ठीक रहेंगी। हाँ, और इसके अलावा ये भी चीज़ है, मैं एक बात करना चाहता हूँ कि कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी गवर्नमेंट शुरू करे, एनीवन, हम करें और करे, अगर कोई मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क के लोगों के लिए, कि जो मुल्क के लोगों का जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रख सके, अगर वो प्रोग्राम उसके लिए जायज़ है तो उस प्रोग्राम को चलना चाहिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए। बिल्कुल ठीक है, ये प्रोग्राम चलना चाहिए, कोई भी चाहे गवर्नमेंट आ जाए। खलील साहब, आप आज मौसम का बड़ा जिक्र कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ की बात कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो का आपने जिक्र किया, वहीं से बात आई सेन में। वो कहते हैं कि जनाब आप लोग जो है ना, ये सारी जो बातें कर रहे हैं कि जनाब अमेरिका हमारी एटमी तंसीबात को निशाना बनाना चाहता है, एटमी प्रोग्राम हमारा हदफ है, लेकिन वो कहते हैं कि जब अमेरिका से दबाव आएगा तो आपने उसके लिए ये काउंटर तैयार कर रखा है कि जनाब तहरीक इंसाफ से तो कोई लेना देना नहीं है, असल मसला जो है वो एटमी हमारे जो प्रोग्राम है उस पर जो है अमेरिका की नज़र है। ये जो कमेंट है तहरीक इंसाफ का, ये कितना दुरुस्त है? देखिए, एडमी प्रोग्राम आपको पता है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, इन सब ने और बहुत सारे लोगों ने मिलकर शुरू किया। फिर अल्टीमेटली वो मई का महीना आया, तमाम तर सैंक्शंस लग गई और मिलकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उसके मुजाहरे किए, इसलिए कि इंडिया उससे पहले मुजाहरे कर चुका था। क्लिंटन साहब ने बड़े 6 फ़ोन किए, इसके 5 फ़ोन किए, इसके बावजूद 6 मुजाहरे हुए। ये डेटरेंस के लिए नहीं है, ये सेल्फ डिफेंस के लिए भी है, क्योंकि हमारे जो साथ है, हमारे साथ ही वो अलहदा हुए थे, लेकिन वो एक सुपर पावर बन चुके हैं। और उसमें फिर मैं बात जो मैडम ने फरमाई थी कि पॉलिटिकल इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे आज तक ये नहीं हुआ कि इलेक्शन हो जाए, जिसके 100 वोट है वो कहेगा जी मैं रात को जीत के सोया था, और जिसके 90,000 वोट है वो कहे जी वो हार गया 90,000 वाला, मैं 100 वाला जीत गया हूँ। ऐसे कभी कोई सवाल नहीं उठता। इसलिए सबसे पहले यहाँ पे एक्सेप्टेंस, एक दूसरे के लिए कबूलियत जो है वो होना ज़रूरी है। और इसके अलावा बिल्कुल जहाँ तक एटमी प्रोग्राम का तल्लुक है, किसी सूरत में, चाहे इसमें कुछ भी होता है, पाबंदियां लगती हैं, कुछ भी होता है, इस पे कोई पाबंदी नहीं होगी, कोई भी मुल्क कह ले, इस पे किसी सूरत में भी समझौता नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, हमारी खुद मुख्तारी का सवाल है और हमें इस तरह की जो पाबंदियां हैं फिर उनको खातिर में नहीं लाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, सिंधु साहब हमारे साथ मौजूद थे।